खुद को इतना काबिल बनाओ कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ना सके। तो रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो, तैयारी करते रहो, एग्जामिनेशन आपका क्रैक होकर रहेगा। सो जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। और गाइज आज है 18 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ज्ञान सर के इस पेड बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। और देखो, ये सब पूरे टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा ये हमारे टेलीग्राम के चैनल और इंस्टाग्राम के पेजेस हैं जिनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स और कुछ स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहले टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के बारे में, और साथ ही बात करेंगे कि जस्टिस संजीव खन्ना के रीसेंट अपॉइंटमेंट के बारे में। सो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले एक छोटी सी न्यूज़ अपडेट है कि जस्टिस संजीव खन्ना को 11 नवंबर 2024 को ऑफिशियली 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में ओथ दिलवाई गई है। किन के द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा, यानी कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। तो सेरेमनी हुई राष्ट्रपति भवन में और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट जैसे डिग्नेटरीज भी वहां पर प्रेजेंट थे। जस्टिस खन्ना ने अपनी ड्यूटी संभालते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस कोर्ट में 47 केसेस सुनवाए। सोचो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनकी। आगे की बात करते हैं तो हम बात करेंगे जस्टिस खन्ना के कुछ आइकॉनिक जजमेंट्स के बारे में, जिसके कारण वो एक बोल्ड और विजनरी जज बन गए। आर्टिकल 370 को हटाना, जी हाँ, आर्टिकल 370 जो है उसको हटाने का डिसीजन भी जस्टिस संजीव खन्ना का था। ये एक हिस्टोरिक केस था और इन्होंने इसको सही करार दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को हटा देना, ये उनका एक रिफॉर्मेटिव डिसीजन था टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग। इलेक्टोरल फंडिंग में और पारदर्शिता लाने के लिए ये इनका एक काफ़ी अच्छा सुझाव था। ईवीएम के यूज को डिफेंड करना, जस्टिस खन्ना ने कहा था कि टेक्नोलॉजी को स्केप्टिज्म की वजह से डाउट नहीं करना चाहिए। स्केप्टिज्म का मतलब आप समझते हो कि क्या होता है? स्केप्टिज्म का मतलब सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें हमें हर बार हर चीज पर डाउट होता है कि अरे यार, कोई भी नई चीज आती है तो उस पर डाउट होता है कि अरे ये बेकार है यार, ये काम नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं स्केप्टिज्म, राइट? तो ऐसे टर्म्स भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखा करो जो आप एग्जामिनेशन में यूज कर सको या जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, डे टू डे लाइफ में आप यूज करें। फिर इन्होंने बोला कि यार पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है। फॉर्मर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो थे उनको इंटरिम बेल देने वाले वो जज थे जिन्होंने पर्सनल लिबर्टी को सैक्रोसेंट करार दिया कि भाई फ्रीडम जो है वो सभी का अधिकार है, तो सभी को फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो इनको अंतरिम जमानत जो है वो दी गई। अब आगे की जो है वो चर्चा करें तो क्या आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? किसी को पता है तो प्लीज बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की बात की गई है। वीडियो को पॉज करो, फटाक से अभी कभी बता दो बिना देखे। आर्टिकल 124 क्लॉज 2, इसके तहत कहा गया है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीजेआई को अपॉइंट करते हैं। सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, यूजुअली ये पोस्ट उनको मिलती है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो हाई कोर्ट का जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए हाई कोर्ट का जज होना जरूरी है, या एक एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक इंपॉर्टेंट पावर है, मास्टर ऑफ रोस्टर। ये हाईलाइट कर लेना। इसका मतलब है कि कौन से केस कहां और कैसे असाइन होंगे, ये डिसीजन सीजेआई के पास ही होता है कि किस बेंच में कौन सा केस जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मास्टर ऑफ द रोस्टर। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब आपको एक अच्छी पोजीशन मिलती है, एक अच्छी पोस्ट मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट मिलती है, तो उसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। जस्टिस खन्ना के टेन्योर में कुछ मेजर चैलेंजेस हैं, जैसे कि केस पेंडेंसी का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस की लाइन लग चुकी है, आपको पता है कि बहुत केसेस हैं कोर्ट के अंदर, तो उनका फोकस होगा टाइम पर पूरे केसेस को रिजॉल्व करना। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जुडिशियल वैकेंसी का। जस्टिस चंद्रचूड और जस्टिस हीमा कोहली की रिटायरमेंट के बाद ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया बन गया है, वहां पर जजेस नहीं है। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, जुडिशरी को डिजिटलाइज करना और टेक्नोलॉजी को इफेक्टिव बनाना एक बड़ा चैलेंज है। जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, उसके अमेंडमेंट्स और मैरिटल रेप क्रिमिनलाइजेशन, ऐसे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं
जो काफ़ी गंभीर केसेस हैं, इनको जल्दी रिजॉल्व करना। इन केसेस में जस्टिस खन्ना की लीडरशिप कैसे होती है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा आने वाले समय में, तो हम बात करेंगे इनके बारे में। तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ इनका पूरा नाम, हमारे जो नए सीजेआई हैं इनका पूरा नाम क्या है, और ये कौन से नंबर के सीजेआई हैं, देखते हैं किसको पता है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका आंसर आपको दिया था। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल क्या होता है जुडिशरी के अंदर? तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल जुडिशरी में एक एंकर की तरह होता है, एक होस्ट की तरह होता है। वो सिर्फ केसेस डिसाइड नहीं करते, बल्कि जुडिशियल सिस्टम का डायरेक्शन भी सेट करते हैं। जस्टिस खन्ना की प्रायोरिटीज में है पर्सनल लिबर्टी को, यानी कि फ्रीडम को इंश्योर करना, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखना और उसको लेकर आना कि और जुडिशरी की जितनी प्रोसेस है सब ट्रांसपेरेंट रहें, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना इसके अंदर शामिल है। उनके डिसीजन का इंपैक्ट सिर्फ लीगल सिस्टम पर नहीं बल्कि सोशल इश्यूज पर भी होगा। यही रीजन है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। एस्पिरेंट्स, आज हमने जाना कि जस्टिस संजीव खन्ना का एक इंपैक्टफुल करियर, सीजेआई का अपॉइंटमेंट प्रोसेस और उनके सामने आने वाले चैलेंजेस के बारे में। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी सिर्फ जुडिशरी चलाने की नहीं बल्कि भारत के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को सस्टेन करने की भी होती है। कैसा लगा आपको ये टॉपिक, प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख कर जो है बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर हिट करें, राइट, क्योंकि आपको ही इस चैनल को जो है वो अब ग्रो करवाना है। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो है वो बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक इंपॉर्टेंट रूलिंग के बारे में, एक जजमेंट के बारे में, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA और पब्लिक सर्वेंट के प्रोसिक्यूशन को लेकर है। पब्लिक सर्वेंट का प्रोसिक्यूशन पता है, यानी कि जो कार्रवाई चलती है सिविल सर्वेंट्स के ऊपर। तो इसलिए यूपीएससी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, प्लस स्टेट पीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो तो इस टाइप के टॉपिक जो है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के अंदर, जीएस पेपर 3 में मनी लॉन्ड्रिंग आपका एक टॉपिक है, तो ये दोनों उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली तेलंगाना हाई कोर्ट के डिसीजन को सही करार दिया। इसके मुताबिक अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर कार्रवाई की जा रही है PMLA के अंडर, तो गवर्नमेंट सैंक्शन लेना जरूरी होगा, यानी गवर्नमेंट से परमिशन लेना जरूरी होगा। यह रूलिंग सेक्शन 197 क्लॉज 1 CRPC के प्रोविजन को क्लैरिफाई करता है, जो पब्लिक सर्वेंट के प्रोसिक्यूशन के लिए प्रायर सैंक्शन की कंडीशन रखती है, यानी कि किसी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट अगर कार्रवाई की जा रही है, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट कार्रवाई की जा रही है, तो उसकी हायर अथॉरिटी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अब समझते हैं सेक्शन 197 क्लॉज 1 CRPC का क्या है और इसका PMLA के साथ क्या रिलेशन है। सेक्शन 197 क्लॉज 1 CRPC का मेन पर्पस है पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्ट करना अननेसेसरी और जो ऐसे एक्शंस होते हैं, लीगल एक्शंस जो होते हैं, जो काफ़ी मतलब कई बार जो है वो बायस तरीके से, मनमाने तरीके से लिए जाते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक सर्वेंट को अकाउंटेबिलिटी से छूट मिलती है। पब्लिक सर्वेंट जो है वो जवाबदेही तो पब्लिक सर्वेंट की होती है, तो उससे कोई छूट नहीं है, बट उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि जिससे कि वो जो काम कर रहे हैं उस पर उनको कोई डिस्टर्बेंस ना करे। अब सुनो, पॉइंट वाइज चीज़ों को समझो। तो पहला पॉइंट कि कोर्ट किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट केस एंटरटेन नहीं कर सकती बिना गवर्नमेंट सैंक्शन के। अगर उन्होंने अपने ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान काम किया हो तो। पर्सनल चीज़ के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, बट प्रोफेशनल के लिए कार्रवाई तभी होगी जब गवर्नमेंट की तरफ से एक अप्रूवल आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन यूनियन लेवल पर पब्लिक सर्वेंट्स के लिए चाहिए होती है और स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन स्टेट लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए चाहिए होती है। कुछ सीरियस केसेस जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस, इसमें प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कि अगर कोई भी पर्सनल मामला है तो उसमें प्रायर सैंक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ प्रायर सैंक्शन चाहिए होता है प्रोफेशनल मामले में। बात समझ में आ रही है? तो ये है CRPC का सेक्शन 197 क्लॉज 1, याद रखना। अब CRPC और PMLA के बीच में इंटरएक्शन को समझते हैं। उससे पहले CRPC और PMLA इन दोनों का फुल फॉर्म वीडियो को पॉज करके अभी बताओ, देखते हैं किसको पता है। और ये बताओ मुझे कि अगर CRPC और PMLA इन दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि इन दोनों के प्रोविजन प्रावधान के बीच में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, तो किसके प्रोविजन किसके प्रावधान को माना जाएगा?
तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये, देखते हैं कि किसको पता है इसका आंसर। तो आइए बात करते हैं सेक्शन 65 पीएमएलए का। ये कहता है कि सीआरपीसी के प्रोविजन अप्लाई होते हैं जब तक वो पीएमएलए के स्पेसिफिक प्रोविजन से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। मतलब यहां पर अगर पीएमएलए के कुछ प्रावधान बने हुए हैं तो जब तक उन प्रावधानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है तब तक सीआरपीसी के प्रावधान अप्लाई होंगे। तो कहीं ना कहीं पीएमएलए के प्रावधान ज्यादा, यानी कि उनके एरियाज में ज्यादा मजबूत है सीआरपीसी से। इवन सेक्शन 71 पीएमएलए का बोलता है कि अगर पीएमएलए और किसी दूसरे कानून के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो पीएमएलए का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, यानी कि पीएमएलए सबसे ऊपर बढ़ जाएगा और बोलेगा कि मेरे प्रावधान जो है वो मान्य होंगे। लेकिन ये तो कानून की बात हो गई, लिखित ट्विस्ट समझो अब आप। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनका आर्ग्यूमेंट था कि सेक्शन 71 के बेसिस पर उन्हें पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट बिना सैंक्शन के प्रोसिक्यूट करने का पावर होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोल रही है, बट लिख तो पीएमएलए के कानून में सेक्शन 71 में लिख दिया गया है ना, कानून वो तो बन चुका है, मोहर लग चुकी है उस पर। तो आपके बोलने से कुछ नहीं होगा बॉस, मोहर की आवश्यकता है, लिखित चीजों की वैल्यू है। तो ये गेम था, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला सेक्शन 197 क्लॉज 1 सीआरपीसी का और पीएमएलए के प्रोविजन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। सेक्शन 71 पीएमएलए को सेक्शन 197 क्लॉज 1 को ओवरराइड करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। कानून को इस तरह इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता जो किसी प्रोविजन को रिडंडेंट बना दे, मतलब कि हर एक सीआरपीसी अपनी जगह सही है, पीएमएलए अपनी जगह सही है। तो ईडी अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट पीएमएलए के अंडर केस बनाना चाहती है तो पहले गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अधिकारी को जो है वो प्रोटेक्शन सीआरपीसी के सेक्शन 197 के तहत जो है वो दी गई है। यस, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। अब ध्यान से सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज लेते हैं हम लोग, पॉइंट्स। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक लीगल प्रेसिडेंट सेट करता है, मतलब एक लीगल आप कह सकते हो कि ऑर्डर जो है वो सेट कर रहा है, राइट, कि पीएमएलए केस में भी सेक्शन 197 क्लॉज 1 सीआरपीसी अप्लाई होता है। मतलब कि पीएमएलए का केस अगर चल रहा है तो सीआरपीसी का सेक्शन 197 क्लॉज 1 के तहत गवर्नमेंट अधिकारी को प्रोटेक्शन दी जाएगी और पहले गवर्नमेंट सैंक्शन की आवश्यकता होगी उस गवर्नमेंट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले। इस रूलिंग ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रोसिक्यूशन पावर को लिमिट कर दिया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर पब्लिक सर्वेंट को उठाती है तो पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह इंश्योर किया कि ड्यू प्रोसेस फॉलो हो, यानी कि जो कानूनी किताब में जो प्रोसेस लिखी है उसका पालन किया जाए। इस डिसीजन से पब्लिक सर्वेंट के लीगल राइट्स और अकाउंटेबिलिटी के बीच में एक बैलेंस बनाया गया कि एक लीगल राइट्स है और उनकी जो जवाबदेही, तो उनके बीच में एक बैलेंस बन गया। सो ये आपके मेंस के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द रूलिंग reinforces the constitutional safeguard for public servant while maintaining the integrity of anti-money laundering efforts। मतलब जो मैंने अभी आपको लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया था ना कि लीगल राइट्स और अकाउंटेबिलिटी के बीच का बैलेंस, तो यही है वो, ये मेंस में लिखना। अब बात करते हैं सिविल सर्वेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की। आर्टिकल 309 की बात करें तो रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस रेगुलेट करने का पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, ये फैक्ट ध्यान में रखना। आर्टिकल 311 के तहत सिविल सर्वेंट्स को डिसमिसल या डिमोशन से पहले प्रॉपर इंक्वायरी और अपना डिफेंस रखने का चांस मिलता है। ऐसा नहीं कि उठाकर किसी भी सिविल सर्वेंट को जो है वो नौकरी से हटा दिया जाएगा। उसको डिमोट करने से पहले या उसकी नौकरी खाने से पहले, जो बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, अरे ऐसे कोई नहीं खा सकता नौकरी, पूरी कार्रवाई होगी, इंक्वायरी होगी। जैसे बड़े बड़े कुछ लोग नहीं तो रिच लोग, बिजनेसमैन टाइप के लोग, अगर कोई आपके साथ भी होगा ये, जब आप सर्वे फील्ड में उतरोगे तो आपको भी तेले लोग मिलेंगे और पॉलिटिशियन टाइप के कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा मेरे को। अभी ऐसे नहीं खाई जाती पब्लिक सर्वेंट की नौकरी, समझे। उसको बोलना कि बेटा आर्टिकल 311 पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। ये सेफगार्ड पब्लिक सर्वेंट की अकाउंटेबिलिटी और उनके राइट्स के बीच में एक हेल्दी बैलेंस बनाता है। सो एस्पिरेंट्स, ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन सुप्रीम कोर्ट के पीएमएलए रूलिंग का। आपके प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है
और अच्छा लगा है और चेक कर लो लाइक का बटन हिट किया है कि नहीं किया यार आप लोगों ने, और शेयर किसी भी एक जगह पर, मैं तो बोलता हूँ अपने ही नंबर पर शेयर कर दो यार, उससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगेगा कि शेयर हो रहा है वीडियो तो वो अपन को और प्रमोट करेगा। तो आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, वरना फिर ये बंद हो जाएगा, क्योंकि मुझे कंपनी की तरफ से वार्निंग मिल गई है कि अगर इस चैनल पे व्यूज़ नहीं आते हैं तो यहाँ पर यूट्यूब पे जो है वो इसको बंद कर दिया जाएगा। अब भैया जैसा कंपनी बोलेगी वैसा चलना पड़ेगा, मैं तो अपनी तरफ से अच्छी चीज़ करवा रहा हूँ, राइट। अब व्यूज़ नहीं आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी तो फिर बोलेगी कि भाई फ़ायदा हो नहीं रहा है हमारा, बंद करो। तो एटलीस्ट आप कमेंट्स ही कर दिया करो, जिससे कंपनी को लगे हाँ भाई कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो प्रॉपर एक्यूरेट जो है वो पढ़ा रहा हूँ, टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। अब देखो गाइज, एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि ये टॉपिक जो है ये आपके पर्सनल हेल्थ गोल्स को भी अचीव करने में हेल्प करेगा। हम बात करेंगे मिलेट्स के बारे में। तो आइए समझते हैं मिलेट्स, यानी कि जिसे हम बाजरा, ज्वार, रागी और छोटी मिलेट्स की वैरायटी जैसे कि फॉक्सटेल, कोडो, ये सब हम लोग को देखने को मिलती है। ये छोटी सी सुपर फूड्स कहलाई जाने वाली ग्रेन्स हैं जो आज की डेट में ग्लोबल स्पॉटलाइट में हैं। आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। इंडियन गवर्नमेंट इसे एक्टिवली प्रमोट करती है, और एक रीसेंट स्टडी जो है वो मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ने एक शॉकिंग बात हाईलाइट करी है डी ब्रांडिंग के बारे में। डी ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये लिख लेना। ये मिलेट्स के आउटर लेयर को रिमूव करने की चीज है डी ब्रांडिंग की। जो मिलेट्स जो है ये मोटे अनाज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसके आउटर जो लेयर है, बाहरी जो इसकी परत है, उसको हटाना, इसको बोलते हैं डी ब्रांडिंग। उसकी न्यूट्रिशन को काफ़ी रिड्यूस कर देता है, यानी कि अगर आप उसके छिलके को हटा दोगे तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो काफ़ी कम हो जाती है। प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, फैट, मिनरल्स सब कम हो जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स और एमाइलोस बढ़ जाता है, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को स्पाइक करता है। हेल्थ बेनिफिट्स तो बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो मतलब कि मिलेट्स खाओ तो उसकी छिलके के साथ उसको खाओ। क्या आप पॉलिश्ड मिलेट यूज करते हैं? कमेंट में जरूर बताना, वो हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। तो चलिए अब आपको देखो एक क्लैरिटी हो गई कि अब जो मोटा अनाज है उसको छिलके के साथ खाना सही रहता है। अब बात करते हैं मिलेट्स के असली हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो एसेंशियल मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन सब से ये भरपूर होता है। फाइटोकेमिकल्स के कारण एंटी एजिंग, एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी इसमें मिलती हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण डायबिटीज और वेट मैनेजमेंट में ये परफेक्ट है। ग्लूटेन फ्री होने की वजह से सीलिएक डिजीज और ग्लूटेन सेंसिटिव वालों के लिए ये काफी सेफ होता है। क्या आपको पता है मिलेट्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क भी कम करता है। इसके अलावा डी ब्रांडिंग के पीछे दो मेन रीजंस हैं, यानी कि जो छिलके उतारे जाते हैं ना, तो क्यों उतारे जाते हैं? तो देखो, पहली चीज तो छिलके उतारे इसलिए जाते हैं क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। ये ब्रांडिंग जो की जाती है इसके फैट कंटेन करता है, यानी कि इसके छिलके में फैट होते हैं जो जल्दी खराब हो सकता है, तो इसलिए इसके छिलके को हटा दिया जाता है उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। फिर कई बार इसका कुकिंग टाइम कम करने के लिए इसके छिलके हटाए जाते हैं। पॉलिश्ड मिलेट्स जो है वो सॉफ्ट और जल्दी पक जाते हैं। लेकिन क्या ये हेल्थ के कॉस्ट पर आपको कन्विंसिंग लगा, ठीक लगा? नहीं ना, तो छिलके के साथ खाना जरूरी है। रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मिलेट्स को होल फॉर्म में कंज्यूम करना बेस्ट है, यानी कि जैसा है वैसे कंज्यूम करना बेस्ट है। भले ही थोड़ा टाइम लगे पकने में, बट वैसे ही कंज्यूम करो। ब्रांड के न्यूट्रिएंट्स यानी कि छिलके के न्यूट्रिएंट्स जो है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो कम होता है। टेक्नोलॉजी जैसे वैक्यूम पैकेजिंग, अब इनका शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करना भी पॉसिबल है, यानी कि इन सब टेक्नोलॉजी के चलते कि भाई वैक्यूम पैकेजिंग अगर होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉइस्चर नहीं होगा, और उसके कारण से इसकी लाइफ जो है वो बरकरार रहेगी। तो जब ऐसी टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, रेदर देन न्यूट्रिशनल कॉस्ट को जो है वो बियर करने की जगह। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिविल सर्विसेज के लिए। मिलेट्स के प्रमोशन पर गवर्नमेंट का फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का सल्यूशन मिलेट के कंजम्पशन में है, और मिलेट्स का लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लूटेन फ्री नेचर जो है वो मेन हेल्थ पॉइंट्स है जो आप जीएस पेपर 3 में भी मेंस में यूज़ कर सकते हो। सो काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये टॉपिक था। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यार अभी 3-4 दिन से एक रील जो है वो काफ़ी वायरल हुई है, आपने शायद देखी होगी, कि एक व्यक्ति अपने डॉग को, लैब्राडोर को जो है वो सिखाता है
कि देख इस बाहर वाले डॉग को कितना ये जो है वो इंटेलिजेंट है, इसको तो आईआईटी करना चाहिए, राइट। तो किस किस ने देखी है वो वाली रील? किसी ने देखी है तो प्लीज़ बताना, ये काफ़ी पॉपुलर हो रही है अभी। और आपको बता दूं वो रील अपनी है, वो जो घर का जो पेट है डॉगी है वो दौलत है, वो अपना ही घर का बच्चा है। वो रील बड़ी पॉपुलर हो गई यार, उसमें करीब 8-9 मिलियन व्यूज़ जो है वो आ चुके हैं। चलो जिसने देखी हो प्लीज़ बताना। आगे बढ़ते हैं अब। तो आरएनए एडिटिंग ने मेडिकल साइंस में एक नया रेवोल्यूशन ला दिया है। तो इस टॉपिक को इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ना ही सिर्फ कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, बट इसकी एप्लीकेशंस फ्यूचर के मेडिकल ट्रीटमेंट को रीडिफाइन कर सकती हैं। तो सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही, बल्कि ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी की बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। सो रिसेंटली एक यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने एक जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रीट करने के लिए आरएनए एडिटिंग को क्लिनिकल लेवल पर यूज किया है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। यह पहली बार है कि जब आरएनए एडिटिंग का यूज प्रेसिशन मेडिसिन के लिए किया गया है। इस थेरेपी का टारगेट है मैसेंजर आरएनए के एरर्स को फिक्स करना, जो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होने के पहले ही हो जाते हैं। आप सोचिए, डीएनए को डायरेक्टली एडिट करने की बजाय आरएनए को टेम्पररी करेक्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व करना कितना रिवोल्यूशनरी होगा। तो आरएनए एडिटिंग है क्या, आइए पहले इसको समझते हैं। तो बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो जब डीएनए एमआरएनए बनाता है, जब डीएनए मैसेंजर आरएनए बनाता है तो कभी कभी एरर्स हो जाते हैं। आरएनए एडिटिंग जो है वो इन्हीं एरर को फिक्स करता है ताकि फॉल्टी प्रोटीन्स ना बने, यानी कि वो मल्टीप्लाई ना हो फॉल्ट प्रोटीन्स। इस प्रोसेस में यूज होता है स्पेशल एंजाइम एडिनोसाइन डियामिनेज एक्टिंग आरएनए के ऊपर, या एडीएआर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो एक गाइड आरएनए के साथ मिलकर एमआरएनए के गलत सेक्शन को करेक्ट करता है। तो ये पूरी प्रोसेस में ये लोग क्या करते हैं कि स्पेशल एंजाइम का उपयोग करते हैं, जो वो डीएनए ने जो गलती करी है, जो गलत एमआरएनए प्रोड्यूस किया है, तो उसके एरर्स को ये फिक्स कर देता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाली बात, आरएनए एडिटिंग काफी सेफ है क्योंकि ये डीएनए को परमानेंटली ऑल्टर नहीं करता, जैसे कि क्रिस्पर कैस9 की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी इसलिए है क्योंकि ये टेम्पररी अप्रोच है जो रिवर्सिबल भी है, राइट, कि इसको वापस वैसा भी किया जा सकता है अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो। आरएनए एडिटिंग का पोटेंशियल अब रियल वर्ल्ड में देख रहा है। अगर हम बात करें वेव लाइफ साइंस के बारे में, तो वेव लाइफ साइंसेज ने एक थेरेपी WVE006 बनाई है, जो सरपीना 1 जीन का म्यूटेशन करेक्ट करके लीवर और लंग्स को सेफ रखता है। तो देखिए आप, जिस कारण से लीवर और लंग्स खराब हो रहे हैं तो वो उस चीज को खराब नहीं होने देगा। तो ये एक थेरेपी तैयार हुई है। इसके अलावा ये एमआरएनए की एडिटिंग की वजह से, इसके अलावा हंटिंगटन्स डिजीज, पार्किंसंस और हार्ट कंडीशन के लिए भी थेरेपीज डेवलप हो रही हैं एमआरएनए से रिलेटेड। साउथ कोरिया की बात करें तो वहां लिवर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आरएनए एडिटिंग ट्रायल्स चल रहे हैं, जो ट्यूमर ग्रोथ को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। ये सब कुछ सिर्फ एक शुरुआत है। अब फ्यूचर में और भी अमेजिंग ब्रेक थ्रूज होने वाले हैं और होने की संभावना है। अब आरएनए एडिटिंग काम कैसे करती है, तो आइए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में। तो आरएनए दो चीज कंटेन करता है, एक है एक्सॉन्स, दूसरा है इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं, इंट्रॉन्स जो नॉन कोडिंग होते हैं और रिमूवल कर दिए जाते हैं, यानी कि उनको हटा दिया जाता है। एडिटिंग में एडीएआर एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को मॉडिफाइड करता है। फॉर एग्जांपल एडिनोसाइन को आइनोसाइन में बदल कर एरर फिक्स किए जाते हैं। ये सेल के लिए बिल्कुल नेचुरल है, इसलिए ये प्रोसेस काफी सेफ होती है। अब एक टिप देता हूं, डीएनए एडिटिंग से आरएनए एडिटिंग ज्यादा फ्लेक्सिबल और रिवर्सिबल होती है, ये चीज ध्यान में रखना बस। देखो, आपको ना डॉक्टर बनना है,
अब कोई एमबीबीएस होगा तो, या फिर उसका जो ऑप्शनल होगा तो वो एक अलग बात है, मेडिकल साइंस की तरफ या उनका बैकग्राउंड होगा तो, बट सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से इतना डेप्थ में इस टॉपिक में जाने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि डीएनए जो एमआरएनए प्रोड्यूस करता है उसके एरर को फिक्स करने की जो टेक्निक है उसको हम आरएनए एडिटिंग कहते हैं, बस दैट्स इट। आरएनए एडिटिंग वर्सेस डीएनए एडिटिंग में क्या डिफरेंस है? तो एक डिफरेंस तो आपको पता लग ही गया है कि आरएनए एडिटिंग एक टेम्पररी है, डीएनए एडिटिंग परमानेंट हो जाती है। ठीक है, ये चीज तो आपको ऑलरेडी क्लियर है। अब आरएनए एडिटिंग जो टेम्पररी है, तो अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए तो ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू किया जा सकता है, बट डीएनए एडिटिंग परमानेंट चेंज कर देती है, जो काफी रिस्की हो जाती है। क्रिस्पर कैस9 जैसे टूल्स में बैक्टीरियल प्रोटीन यूज होते हैं जो इम्यून रिएक्शन ट्रिगर कर देते हैं, लेकिन आरएनए एडिटिंग के लिए एंजाइम एडीएआर ह्यूमन बॉडी में ही नेचुरल प्रेजेंट होते हैं, तो ये ज़्यादा सेफ रहते हैं। सो आरएनए एडिटिंग ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनके इम्यून सिस्टम काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो एडीएआर एंजाइम्स गलत सेक्शंस को भी एडिट कर सकता है, जो साइड इफेक्ट कर देंगे बॉडी में। इसमें ये रेगुलर ट्रीटमेंट्स की इसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी ट्रीटमेंट होता है। लिपिड नैनो पार्टिकल्स और एएवी वेक्टर्स अभी भी बड़े आरएनए मॉलिक्यूल्स को इफेक्टिवली डिलीवर करने में स्ट्रगल करते हैं, यानी कि जो आरएनए मॉलिक्यूल जो बड़ा होता है तो उसको ये सही तरीके से जो है वो डिलीवर नहीं कर पाते, उसमें एरर्स को ये सही तरीके से ठीक नहीं कर पाते, ये भी एक इसका डिलीवरी इशू है। सो अब तक 11 से ज़्यादा कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रही हैं, और मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज का इंटरेस्ट मतलब बताता है कि आरएनए एडिटिंग फ्यूचर में मेन स्ट्रीम थेरेपी जो है वो बन सकती है। सो आरएनए एडिटिंग सिर्फ एक साइंटिफिक इनोवेशन नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए एक होप है, एक बेहतर कल की तस्वीर है। तो सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में इसको कवर किया जाएगा, और प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हम जो है वो डिस्कस करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो ना ही सिर्फ भारत की इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पिलर है, बल्कि लाखों लोगों के जीवन का आधार भी है। बात करेंगे फिशरीज सेक्टर के बारे में। सो आइए, ये टॉपिक प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जीएस पेपर 3 में आपको जो है वो काफ़ी हेल्प कर सकता है, इवन पेपर 2 स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो अपडेट के बारे में जो है वो चर्चा करें, तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने एक मीटिंग कंडक्ट की थी, जिसमें आईसीएआर का रोल क्या होगा इस पर बात हुई थी। ये मीटिंग फोकस थी प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को इम्प्लीमेंट करने पर। एम था स्कीम और टेक्नोलॉजी को लास्ट माइल तक पहुंचाना और फिश फार्मर्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। अब ये आईसीएआर का एक्सटेंशन नेटवर्क कैसे हेल्प करेगा, इस पर मीटिंग काफी प्रोडक्टिव रही। तो पहले समझो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के बारे में। तो ये स्कीम फरवरी 2024 में लॉन्च की गई थी, और इसका गोल क्या है? तो फिशरी सेक्टर को फॉर्मलाइज करना, पहला गोल। दूसरा, डिजिटल वर्क आइडेंटिटीज बनाना थ्रू नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। तीसरा, फिश फार्मर्स के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और इंश्योरेंस को एक्सेसिबल बनाना, कि उनको आसानी से जो है वो इंश्योरेंस मिल सके और लोन्स मिल सके। ये सब करने के लिए 6,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अब बात करें, तो ये 2020 में स्टार्ट हुई थी। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जो ब्लू रेवोल्यूशन लाने के लिए डिजाइन की गई थी। अब इसके कुछ टारगेट्स हैं, जैसे कि फिश प्रोडक्शन को 13.75 मिलियन मेट्रिक टन से 22 मिलियन मेट्रिक टन तक बढ़ाना 2024-25 तक। डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन को 5 किलो पर कैपिटा से 12 किलो पर कैपिटा तक ले जाना, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा लोग मछलियां खाएं, इस पर फोकस है। फिशरी सेक्टर के एक्सपोर्ट अर्निंग्स को डबल करना, 46,589 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना। और सबसे बड़ी बात, ये स्कीम 55 लाख जॉब्स क्रिएट करने पर बात करती है, फोकस करती है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मीटिंग में हाईलाइट हुआ, कि फिशरीज एक्सटेंशन सर्विसेज का रोल। ये एक्सटेंशन सर्विसेज फिश फार्मर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स के बीच में एक ब्रिज का काम करती हैं। एग्जाम्पल, जैसे मॉडर्न एक्वाकल्चर टेक्निक्स या स्कीम्स का नॉलेज फिश फार्मर्स तक पहुंचाना, यानी कि जो
स्कीम्स बनाई जा रही हैं उसकी जानकारी जो है वो फिश फार्मर्स तक पहुंच सके। प्लस नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे टूल्स ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को और भी एनहेंस करते हैं, क्योंकि ये हर एक अपडेट जो होती है उसको डिजिटली मॉनिटर करते हैं। सो एस्पिरेंट्स, ये बात तो क्लियर है कि फिशरीज सेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक गवर्नमेंट प्रयास नहीं है, इसमें स्टेक होल्डर्स का कोलैबोरेशन भी जरूरी है, जैसे कि स्टेट एजेंसीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और खुद फिश फार्मर्स, क्योंकि खुद ही ये लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कैसे ये सेक्टर ग्रो करेगा। यस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ट्रेसेबिलिटी मॉड्यूल्स यानी कि मॉडर्न इसको मॉनिटर करने के जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इसके एडॉप्शन से ये सेक्टर काफ़ी सस्टेनेबल बनेगा। और ये इनिशिएटिव सिर्फ फिश फार्मर की इनकम्स को डबल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करेगा। तो फिशरीज का ये ट्रांसफॉर्मेशन एक रिमाइंडर है कि टेक्नोलॉजी और कोलैबोरेशन से हम किसी भी सेक्टर को अपलिफ्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। आपको भी अपनी प्रिपरेशन में इसी माइंडसेट को लेकर चलना है, फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ। अब देखिए, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देने की, जो अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो द नमो ड्रोन दीदी स्कीम के बारे में बात की जा रही है। सो अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली स्कीम तो इंपॉर्टेंट है ही भाई, जीएस पेपर 2 के लिए। और ये स्कीम सिर्फ एक इनिशिएटिव नहीं है, बल्कि ये एक नई सोच है जो गांव की महिलाओं को सशक्त करते हुए एग्रीकल्चर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर रही है। आपको सिविल सर्विसेज में गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो स्कीम है, ये इसका यूज अगर आप करोगे अपने आंसर में तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो नमो ड्रोन दीदी स्कीम का मेन फोकस है गांव क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त करना, स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। ये फैक्ट ध्यान में रखना। स्कीम्स के अंडर 14,500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन्स के यूज की ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, ड्रोन का यूज कैसे होगा? तो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और मैनुअल लेबर कम होगी। सबसे बड़ा हाईलाइट है कि गवर्नमेंट इसमें 80% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, यानी कि ड्रोन परचेज और ट्रेनिंग का मेजर कॉस्ट सेंटर कवर करेगी। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के एक मेंबर को 15 दिन की मैंडेटरी ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें उनको सर्टिफाइड ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। इसके अलावा स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का प्रॉपर मेथड सिखाया जाएगा। अब बात करते हैं इस स्कीम के कुछ इंपैक्टफुल बेनिफिट्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ेगा, रूरल क्षेत्र में रहने वाली जो महिलाएं वो सशक्त होंगी। एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन्स का उपयोग जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि एक गेम चेंजर बन सकता है। ड्रोन से पेस्टिसाइड स्प्रे करना मैनुअल मेथड के मुकाबले ज़्यादा सटीक और इको फ्रेंडली होगा। ड्रोन पायलटिंग और मेंटेनेंस के लिए नई जॉब्स क्रिएट होंगी, जो रूरल एरियाज में युवाओं के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सो जीएस पेपर 2, पेपर 3 ऐसे पेपर में भी ये टॉपिक आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और प्रीलिम्स के लिए तो ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। अब फटाक से कमेंट बॉक्स पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर बता दो। अब एक बहुत बढ़िया सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, ध्यान से सुनना पूरे टॉपिक को, फिर क्वेश्चन का आंसर बताना। G20 पेंडेमिक फंड फॉर एनिमल हेल्थ का ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने सुना होगा कि कोविड-19 एक जूनोटिक डिजीज थी, मतलब एक ऐसी बीमारी जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हुई। तो क्या हम फ्यूचर में ऐसे पेंडेमिक्स को अवॉइड कर सकते हैं? इसका जवाब है G20 पेंडेमिक फंड। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो G20 पेंडेमिक फंड का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क डेवलप करना जो मैनेज करेगी जूनोटिक डिजीजेस को। ये बीमारियां वो होती है जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होती है, एग्जांपल कोविड-19, SARS और नीपा वायरस। इस फंड को कौन लीड कर रहा है? तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इंश्योर करेंगे कि डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए संसाधन और पॉलिसीज काफी इफेक्टिव हों। देखिए, अगर हम जूनोटिक डिजीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें एनिमल्स की हेल्थ पर फोकस करना होगा। इसलिए फंड का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है एनिमल हेल्थ लेबोरेटरीज को अपग्रेड करना, मतलब जो लैब्स एनिमल की बीमारियों को डिटेक्ट करती हैं उनको और मॉडर्नाइज करना होगा। दूसरा, डिजीज सर्विलांस को इंप्रूव करना। इससे यह इंश्योर होगा कि हम टाइमली डिटेक्ट कर सकें कि कोई डिजीज आउटब्रेक होने वाली है कि नहीं। इसमें जीनोम मॉनिटरिंग और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग जैसे एडवांस टूल्स का भी उपयोग किया जाएगा।
सो ये सिर्फ एक इंटरनेशनल फंड नहीं है, बल्कि इसका इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को ये बूस्ट करेगा। इंडिया के अंदर जो लाइव स्टॉक जो है वो एक मेजर लाइवलीहुड सोर्स है, यानी कि जो लोग जो पशुपालन करते हैं तो उससे उनकी इनकम होती है। सो हेल्दी एनिमल्स का मतलब है बेटर इकोनॉमी और लेस डिजीज ट्रांसमिशन, की इकोनॉमी अच्छी होगी और बीमारियां कम फैलेंगी। G20 में इंडिया की प्रेसिडेंसी के दौरान इस फंड का डिसीजन हाईलाइट करता है कि इंडिया जूनोटिक डिजीज मैनेजमेंट में प्रोएक्टिव है। और एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरमेंट और जीएस पेपर 3 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो G20 एंडेमिक फंड का मेन फोकस है फ्यूचर पेंडेमिक्स को प्रिवेंट करना, एनिमल हेल्थ को इंप्रूव करके। ये एक रिमाइंडर है कि ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। आपको क्या लगता है कि क्या ये फंड अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या ये इंडिया ने बहुत बेहतरीन काम किया है ना इस चीज़ को लेकर? तो ऑब्वियसली यार इंडिया काफ़ी अच्छा जो है वो काम कर रही है। इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही अप्रिशिएट जो है वो किए जाते हैं कि यार गजब कि इंडिया सही डायरेक्शन में चल रही है और वो अपने डिसीजंस भी जो है वो सही तरफ जो है वो लगा रही है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ट्राई करिए इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर जो है वो देने की। फिर इसके अलावा ये नमो ड्रोन्स दीदी स्कीम का जो टॉपिक मैंने आपको समझाया है पूरा, उसी से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन भी है। ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन का भी आंसर देने की। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ पूरे टॉपिक जितने ही मैंने आपको समझाया आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।